आपने बोला था कल। ठीक है, अरे हल्के हल्के पढ़ाओ, नोट बनाते रहेंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स भी क्या चाहिए, दिमाग में बैठा लेंगे। जैसे दिमाग है नहीं। एक मिनट, मैं देख लूं जरा कौन कौन ज्वाइन कर रखा है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडिट वर्ड जो है वो वर्ड आया था, ऑडायर वर्ड से आया था, और ऑडायर का मतलब होता है किसी को सुनना, यानी कि कुछ लिसन करना, लिसनिंग समवन। एक मिनट, वैसे कम रहे, एक मिनट। तो एक बात यहाँ पे देखिए, ऑडिट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब जब भी कोई व्यक्ति फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी चेक करेगा, जैसे अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट ने तो अपनी अकाउंटिंग कर ली, अकाउंटेंट ने तो अपनी अकाउंटिंग पूरी तरीके से कर ली, उसने अपनी बुक्स क्या कर दी, फाइनल कर दी, लेकिन अब वो अपनी किताबें चेक कराएगा ऑडिटर से, और जो ऑडिटर होगा वो अपना एक ओपिनियन फ्रेम करेगा। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जब अकाउंटेंट है उसने अपनी अकाउंटिंग खत्म कर दी, तो उसकी अकाउंटिंग को चेक करने के लिए किसको बुलाते हैं, ऑडिटर को बुलाते हैं। ऑडिटर जब आता है, ऑडिटर अपना ओपिनियन देने आता है। एक बार फिर से बोलेंगे, ऑडिटर क्या करने आया है, अपना ओपिनियन देने। ओपिनियन। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सिटी स्कैन कराया, या मान लीजिए मैंने कोई एमआरआई कराया, उसके बाद वहां पे आपने देखा होगा पूरी रिपोर्ट आती है और लास्ट में लिखा होता है एडवाइस, या लास्ट में लिखा होता है कमेंट। क्या है वो, मतलब क्या उसका कंक्लूजन क्या निकला। वैसे ऑडिटर पूरी अकाउंटिंग चेक करने के बाद अपना ओपिनियन फ्रेम करता है। वैसे बच्चों एक बात आपको बता देता हूँ, ऑडिट कराना कंपलसरी कई जगह है और कई जगह नहीं है। वो मैं इसी चैप्टर में ही आपको कवर करा दूंगा। आज ही हमें ऑडिट कंप्लीट करनी है और आज ही आपको पता चल जाएगा ऑडिट कहाँ पे कराते हैं और कहाँ पे नहीं कराते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होगा तो वो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज ये बताने की, जहां पे भी ऑडिट होना जरूरी है वहां पे ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मेनली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो कंपनी से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बाद में आज आगे की क्लास में बताऊंगा कि ऑडिटर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस कंपनी से उधार में डूबा हो। ऐसा कोई व्यक्ति अच्छा, ऑडिटर सिर्फ सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ये पता है पूरे जो हम पढ़ेंगे। एक्सेप्ट कॉस्ट ऑडिट, एक टॉपिक है आपके पास कॉस्ट ऑडिट, जिसमें कि कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिटर हो, जिसमें कि कौन होगा ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिटर होगा। एक मिनट, कौन ज्वाइन कर रहा है, मेरे को एक मिनट डिस्टर्ब हो गया, एक मिनट। तो बाप रे बाप, 2 पीपल वेटिंग, ये कौन है? अभी नेटवर्क एरर भी आएंगे क्या भाई अब? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जब भी क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट जो होता है, कॉस्ट ऑडिट सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। बाकी जो नॉर्मली जो ऑडिट होते हैं वो कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन ना एक ऑडिट ऐसा, एक मिनट, लेकिन एक ऑडिट ऐसा होता है जो इंटरनल ऑडिट होता है। कौन सा ऑडिट होता है, इंटरनल। वो सीए भी कर सकता है, सीएस भी कर सकता है और कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकता है। फिर से बोलिए, वो सीए भी कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकता है। तो मतलब कुछ ऑडिट ऐसे हैं जो कोई और लोग भी आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन ऑडिट होता है, फाइनेंशियल ऑडिट होता है, जो वो कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जो जितने भी कंपनियों को ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। एक बार फिर से बोलेंगे मेरे साथ, कंपनियों को तो ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट। एलएलपी को कब कराना होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप को कब कराना होता है, इंडिविजुअल को कब कराना होता है, बाद में बात करते हैं, धीरे धीरे आपके सवालों में मैं बता दूं।
लेकिन कंपनी के लिए ऑडिट क्या है? मैंडेटरी और वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट करे, वहां पे कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब कोई कंपनी चाहती है कि यार अपनी इंटरनल वर्किंग को चेक कर लेते हैं कि भाई हम अंदर कैसा काम चला रहे हैं, अंदर की कंट्रोलिंग को चेक करा लेते हैं, वो इंटरनल ऑडिट है। उसके लिए चाहे सीए को बुला लो, चाहे सीएस को बुला लो, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट। ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिट्स होते हैं वो सीए भी कर सकता है, सीएमए भी कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सीएमए के पास सिर्फ एक ही ऑडिट की पावर है, मैंने बताया कॉस्ट ऑडिट की पावर है, और इंटरनल ऑडिट में आप बुलाना चाहो तो बुला सकते हो। बाकी सारे ऑडिट की पावर आज की डेट में टिल डेट चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है। और ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, कंपनीज एक्ट की आवाज कहाँ से आ रही है यार? प्लीज म्यूट कर दो, मुझे करना पड़ेगा ये। हाँ, अब एक बात बताओ, जब कोई ऑडिटर आएगा, जैसे आपका ना मेन इस समय दिमाग में चलना चाहिए कंपनी ऑडिट। आपके मेन दिमाग में इस समय क्या चलना चाहिए? कंपनी ऑडिट। यानी एक ना तरीका होता है पढ़ाई करने का कि मैं कौन सा वाला ऑडिट पढ़ूं। तो मेनली जो थ्योरी बनाई गई है वो मेनली वैसे तो सारे ऑडिट को कवर कर लेती है, लेकिन अपने दिमाग में मेन कंपनी ऑडिट रखा करो और चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा करो मेन। और कंपनी का ऑडिट मैंडेटरी है, और करता कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। और ऐसे दिमाग में रखो कि वो स्टैट्यूटरी ऑडिट है। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्यों है वो? क्योंकि उसे लॉ ने बोला है करने के लिए, कानून में लिखा है कराओ, इसलिए उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्योंकि कंपनीज एक्ट ने बोला है कि अपना क्या कराओ? ऑडिट कराओ। एक बात मैं आपको बता दूं, ऑडिटर किसी भी तरीके से आपसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एक बात बताओ, किसी बच्चे को पता है एक सीए अगर किसी कंपनी में ऑडिट करता है तो वो उधार में डूबा रह सकता है, या उधार में डूबा नहीं भी रह सकता, या कितने उधार में डूबा रह सकता? एक सीए एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहा है, कितना उधार तक वहां से वो कर सकता है? कितना मतलब उसने लोन ले रखा होगा उस कंपनी से, तब भी ऑडिट कर सकता है। इसकी लिमिट है 5 लाख रुपए। बाद में नोट्स में सब है, कुछ फायदा नहीं लिख के, सब कुछ लिखा हुआ आगे आएगा ये सारा। मैं जो भी आज पढ़ाऊंगा सब लिखा हुआ है। एक सीए एक किसी भी कंपनी का ऑडिट कर रहा है, उसके शेयर्स नहीं ले सकता। एक बार फिर से बताओ, एक सीए अगर किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा है तो उसके शेयर्स नहीं ले सकते, ले सकता है। लेकिन उसके रिलेटिव ले सकते हैं 1 लाख रुपए तक के। ऐसी ऐसी बातें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। तो यही सब पेपर में आता है, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, बहुत सारी चीजें। तो अभी आप सिर्फ इतना ध्यान दो कि ऑडिट का मतलब होता है किसी की भी अकाउंटिंग को एग्जामिन करना, किसी भी अकाउंटिंग को एग्जामिन करना, और उस एग्जामिनेशन के बेसिस पे उसके ऊपर क्या देना? ओपिनियन। ओपिनियन, और फिर एक रिपोर्ट बना के देना, फिर एक रिपोर्ट बना। रिपोर्ट बनाना। जैसे मैंने अब ये बताया, सिटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, उसकी रिपोर्ट आती है। तो फिर वो जो डॉक्टर होता है पूरी रिपोर्ट बना के देता है कि भाई तेरे साथ ये दिक्कत है, तेरे साथ ये गड़बड़ी है, इस तरीके से तुझे अपना बीमारी को पता चल गया, अब डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर उस हिसाब से काम करेगा इसके ऊपर। वैसे आप भी अपना, उन्होंने हैंड रेस करा वो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन वो कभी कभी गलती से हो जाता है, इसलिए मैं उनसे नहीं पूछ सकता कैरोला कि तुमने हैंड रेस क्यों करा है, क्योंकि उनका तो कनेक्ट भी नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है हैंड रेस तो वो कुछ दिक्कत हुई है अचानक से बीच में। और कुछ गैरोला जी, तुम यहाँ मुझे बिल्कुल अनपढ़ गंवार बना के जो उन्होंने हैंड रेस करा, उन्होंने, आप नहीं देख रहे, आपको नहीं दिख रहा। हाँ जी, आप देखिए, एक बात और बतानी है कि जो भी आप एग्जामिनेशन करते हो वो इंडिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब है आप बायस्ड नहीं रह सकते। आप अपना ओपिनियन जो भी दोगे वो उस पार्टी से आप अलग रह के दोगे, उसके रिश्तेदारी में नहीं रहोगे आप। यानी किसी भी कंपनी का ऑफिसर उसका ऑडिट नहीं कर सकता। मेन ऑडिट, मेन जो कंपनी ऑडिट मैंने बोला दिमाग में रखो, मेन जो मैंने बोला स्टैट्यूटरी ऑडिट अपने दिमाग में रखो, जो कंपनी एक्ट के हिसाब से होता है, मैंडेटरी है। वो कोई भी कंपनी का ऑफिसर या कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय, भले ही वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो नहीं कर सकता मेन ऑडिट। बच्चों नहीं समझ में आया? क्योंकि वो क्या करेगा फिर, इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं फिर वो तो सर वो फिर उसी से रिलेटेड हो गया। हाँ, वो रिलेटेड हो गया, उस कंपनी का एम्प्लॉय है, उस कंपनी का ऑफिसर वो ऑडिट कर रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? कहने का मतलब है इंडिपेंडेंट। बाद में बताऊंगा क्या होता है इंडिपेंडेंट। मुझे बताओ, ऑडिट सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कराती है कि नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कराती है? दोनों कराती है, दोनों कराती है। क्योंकि जो एनजीओ होती है, एनजीओ के साथ एक दिक्कत है कि एनजीओ को डोनेशन मिलती है, फिर वो पैसा खर्च करती है,
कितने % पैसे बताए थे मैंने एनजीओ को लगाने पड़ते हैं अपने ऑब्जेक्ट में? 80%, हाँ 85 80 बोलता हूँ, एनपीओ की क्लास देखी नहीं, 85 होता था। 85। 85% पैसे एनजीओ को लगाने पड़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव में। और अगर उन्हें अपना टैक्स एग्जेम्पशन करानी है, अगर उन्हें अपना टैक्स माफ करवाना है, तो उसका पूरा हिसाब वो किसको देते हैं? सीए को देते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट। और चार्टेड अकाउंटेंट एनजीओ का भी क्या करता है? ऑडिट करता है। सुनील सैनी जी को नींद आ रही भयंकर वाली। सैनी जी माइक ऑफ है। मैं कह रहा हूँ सर नींद नहीं आ रही, मैं प्रॉपर नोट्स में लिख रहा हूँ सब चीजें, ये देख लो सर आप। इसको एक बार बताओ, जिस चीज के नोट्स ऑलरेडी मैं दे रहा हूँ उसके नोट्स लिख क्यों रहे हो आप? अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ना सर, वो हिंदी में लिख रहा हूँ सर, इसको इंग्लिश में फिर कैसे करें? हाँ वो ठीक कर रहा हूँ, वो सॉरी 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 सॉरी, मेरी गलती, आगे इसके बढ़ो। नोट हिंदी में बनवा दो ना। किसको लेके आऊँ मैं? ऐसा कौन महान इंसान को लेके आऊँ जो मेरी मदद करेगा इसमें, बताइए। देख लो कोई मिलते हैं तो। करवाता हूँ, किसी को मैं ढूंढता हूँ, मैं पक्का, मैं क्या कोशिश करता हूँ बस। संदीप आपको आती है हिंदी? मैं ऐसा करता हूँ सर जो सीए नोट की सारे किताब, टॉपिक के लिंक के मिल जाएंगे ना? सर ये हेलो। जो नोट्स है ये नोट्स टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज। जैसे सबसे पहले मीनिंग है, फिर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? सर वही पूछा मैं, सब सारे यूनिट्स के मिल जाएंगे ना? कौन है बच्चा? पहले मैं बच्चा तो देख लूंगा है कौन। कौन है? सर मैं हूँ जयदीप बिस्ट। जयदेव बिष्ट जी। सारे टॉपिक के मतलब क्या है कि ऑडिट में जितने मतलब टॉपिक्स है कोर्स में उससे रिलेटेड ना? हाँ जी। ये क्या सवाल था आपका? मैं क्यों छुड़वाऊंगा कोई भी टॉपिक? नहीं सर, टॉपिक तो आप कवर कर दोगे, लेकिन मैं पूछ रहा था कि इसके नोट्स वगैरह सारे मिल जाएंगे ना जो आप पढ़ा रहे हाँ हो? नोट्स, मैं नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ, नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ। कोई भी टॉपिक बिना नोट्स के नहीं पढ़ाऊंगा अपने आप से। सारे टॉपिक नोट से पढ़ाऊंगा। आज इतना मैंने पहले बता रखा है, कोई बात नहीं, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट। सैनी जी और सोनू पांडे जी, मैं पूरी सर कोशिश करूंगा सर कि इसको सीए की सर किताब से देख के, सर इसको सीए की किताब से देख के सर इसका हिंदी वर्णन हो जाए, बस इतना। आपके आपके मतलब की बात कह रहा था। सर सर हाँ जी। यहाँ पे एक क्वेश्चन था। हेलो। किसी का मैसेज आ रखा है, आई एम अनेबल टू जॉइन नाउ, काइंडली टेल मी द पेमेंट डिटेल्स सो दैट आई कैन एक्सेस एज पर माय टाइम अवेलेबिलिटी। हाँ जी सर। जी जी सैनी। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन था, जो मेन ऑडिट कंपनी का रिलेटेड सीए नहीं कर सकता, तो और कौन कौन कर सकता है सर? कॉस्ट ऑडिट है, कॉस्ट अकाउंटेंट करते नहीं, हैं। और मेन ऑडिट। मेन सर ऑडिट कौन सा? मेन ऑडिट कंपनी का अगर मेन ऑडिट करा रहे हैं तो रिलेटेड सीए नहीं कर सकता जो उससे रिलेटेड हो, और कौन कर सकता है? नॉर्मल सीए करेगा जो रिलेटिव नहीं होगा। उसके लिए मैं आपको आज वो बताऊंगा ना, इनएलिजिबिलिटी वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी आराम से रुक तो जाइए 2 मिनट सैनी जी, उस क्वेश्चन के बाद पक्का पूछ। सैनी ठीक है जी, सर। जब मैं आपको ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? डिस्क्वालिफिकेशन। कि वो कब कब ऑडिट नहीं कर सकता, ठीक है? तो उसके बाद आप ये सवाल पूछोगे प्लीज, नहीं क्योंकि नहीं, मुझे पूछ लेंगे सर, वो अभी जैसे बोला था ना आपने, इसलिए पूछ लिया, बाकी तो उसमें आ अभी ही मैं जाएगा सिर्फ, सब। अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ वो आपके दिमाग में कुछ बातें फीड करा रहा हूँ बस। जी। अभी आप अपने सवाल अपने पास रखें। जब मैं अपने को ज्यादा मतलब ज्यादा टॉपिक कवर करा दूंगा, उसके बाद सारे सवाल के जवाब दूंगा। बस अभी अपने सवालों पे नियंत्रण रखिए। कोई बच्चा भी कह रहा है हाँ ये, यही तो मैं कह रहा था। अब देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट क्या होता है? सुनिए कि ऑडिट किस मकसद से कराया जाता है। ऑडिट किस मकसद मकसद से कराया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं मैं आपको। देखो बच्चों, आपसे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं ना? हाँ सर। वैसे ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। वैसे ऑडिटिंग के भी क्या होते हैं? स्टैंडर्ड। टनल। ये भी सी इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं। ये भी किसने बनाए हैं? सी इंस्टीट्यूट मेनली। थोड़ा बहुत एमसीए भी मदद कर, एमसीए भी करता है, बट सी इंस्टीट्यूट को मेन क्रेडिट दूंगा मैं इसका भी। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपके कोर्स में तो है, लेकिन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का 200 नंबर का जो स्टैंडर्ड है, कौन से नंबर का? ऐसे 200। 200। ऐसे 200, वो ऑब्जेक्टिव बताता है। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि ऐसे नंबर 200, 210, 220, 230 कौन सा ऐसे नंबर है, कौन सा ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड नंबर है जो ऑब्जेक्टिव बताता है ऑडिट के? ऐसे 200। ऐसे 200। सैनी जी नींद के साथ खेल रहे हो। सैनी जी साफ दिख रहा है, देखो झूठ नहीं बोलेंगे बिल्कुल। नीट के साथ कहाँ खेल रहा हूँ तो? अरे ये तो स्माइल कर रहे ये थे लिखा हुआ क्या मस्त कातिल स्माइल दे। हाँ जी। नहीं सर, यहाँ पे लिख रहा हूँ सर इसको।
अच्छा लिख रहे होंगे आप, ठीक है, मतलब अपने लिखे हुए से नींद में चले जाते हैं। वेरी गुड, मेरे पढ़ाए हुए से नहीं जाते ना, अपने लिखे हुए से जाता है। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिए, तो ऐसे 200 नंबर का कहता है कि जब भी कोई ऑडिटर आता है ऑडिट करने, तो वो ये, आप एक बात देखिएगा, जब आप अपना कोर्स देखेंगे ना, जब मैं सारे टॉपिक करा दूंगा उसके बाद अपना कोर्स देखें, क्या कोई टॉपिक छूटा है ये जरूर से देखेंगे आज क्लास के बाद, ठीक है। और बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, डीप में नहीं जाऊंगा, आपके हिसाब से ही नोट्स बने हुए हैं, बुरा मत मानो। अब देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट का मतलब, पहला ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का ये होता है, ऑडिट का सॉरी, ये होता है कि ऑडिटर आता है, ठीक है, ऑडिटर आता है ऑडिट करने। जैसे कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका ऑडिट मैंडेटरी के ऑप्शन मैंडेटरी। मैंडेटरी, क्योंकि वो कंपनी मैंडेटरी है, क्योंकि वो कंपनी है। और कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी को ऑडिट कराना मैंडेटरी। चलिए इंडिविजुअल को कब कराना है, पार्टनरशिप को कब कराना है, एलएलपी को कब कराना है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को, वो सब बातें बाद में आएंगी। अभी कंपनी दिमाग में रखेंगे, कंपनी का ऑडिट मैंडेटरी दिमाग में रखेंगे, और सीए ऑडिट करेगा ये भी दिमाग में रखेंगे। सैनी जी फिर सो रहे हैं, कंपनी का ऑडिट मैंडेटरी है, सीए करेगा मैंडेटरी है, ये याद रखें। अभी मैंने इंटरनल ऑडिट की बात नहीं करी, नहीं। अभी मैंने इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी की बात भी नहीं करी, मैंने मेन ऑडिट की बात करी, स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करी, वो भी कंपनी के ऑडिट की बात करी, जो मेन होता है वो सीए करता है और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सर सारी कंपनीज के लिए मैंडेटरी? सारी। तुम्हारी कसम, सारी कंपनियों के लिए मैंडेटरी है, तुम्हारी कसम, ठीक है। अब सर्च कर लेना, आ रही बात समझ। अब सुनो मेरी बात, तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि एक नफरा होती है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उसने अभी बीच में एक कागज निकाले हैं कि स्मॉल कंपनियों के ऑडिट बंद करवाए जाए, और अभी तक वो सिर्फ बातें ही चल रही हैं। इससे सारा का सारा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? चार्टेड अकाउंटेंट पे पड़ेगा, उसकी रोजी रोटी पे पड़ेगा, पेट पे लात पड़ेगी उसके। और तुम्हें मजाक मजाक में सवाल पूछने फालतू का नाम चला, मजाक कर रहा हूँ यार, तुमने अच्छा सवाल पूछा, अच्छा सवाल पूछा था, जबकि मैं बता रहा हूँ सारी कंपनियों के लिए मैंडेटरी है। सर सारी के लिए सर? मतलब सर होता है ना कभी मैंने कभी। बोला मैं तुम्हें हॉल में पिक्चर दिखाने ले जा रहा हूँ, भूल भुलैया 2 पिक्चर देखते देते, भूल भुलैया 2 है ना सर? नहीं, मैं पृथ्वीराज लेके गया था तुम्हें, और मैंने बोला भूल भुलैया 2, और तुम आंख बंद करके कहते पट्टी बांध के वहां पिक्चर हॉल। अब देखो विक्रांत तिवारी, इससे कोई भी बच्चा डिमोटिवेट नहीं होगी, हम सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल पूछेंगे समय आने पर। अब मेरी बात सुनो, सीए आया, चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, कंपनी के ऑडिट में आया, इंडिपेंडेंट होगा, बिल्कुल सही जवाब, लेकिन वो आया क्यों है? वो ये एश्योरेंस देने आया है। क्या देने आया है? एश्योरेंस। एश्योरेंस है नहीं, एश्योरेंस। एश्योरेंस को आप हिंदी में भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन एश्योरेंस भी कंप्लीट नहीं, एश्योरेंस भी रीजनेबल, एश्योरेंस भी रीजनेबल का मतलब बच्चों ये होता है कि ऑडिटर भगवान तो है नहीं, जो उसने बोल दिया कि इस कंपनी में सब कुछ ट्रू एंड फेयर है, सब कुछ पाक साफ है, और तुम पैसे लगा लोगे जाके उस कंपनी। वैसे आज की डेट में जितने भी लोग पैसा लगाते हैं ना कंपनियों में, मेनली किसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं लोग? सीए की। बहुत बड़ी कंपनी सत्यम थी, वो सत्यम कंपनी बंद हो गई थी, लेकिन वो सत्यम कंपनी बहुत पहले बंद हो जानी चाहिए। उसके सीए ने गलत गलत बैलेंस शीट में साइन करे, गलत गलत इन्वेस्टमेंट्स को दिखाया किताबों में, और लोगों का पैसा डूब गया उसका। उसके सीए को भी वहां से हटाया गया, उसके मालिक को भी जेल गया, वो रामलिंगा राजू, पता नहीं क्या नाम था, और वो कंपनी बंद हो गई। बहुत बड़ी आईटी कंपनी थी, किसने टेक ओवर करा? शायद महिंद्रा टेक ने करा, किसने करा था पता नहीं, मैं भूल गया भैया, मेरे से मत। उसके बाद यही गड़बड़ होती है, सीए चले जाते हैं और वो अपनी रिपोर्ट बिल्कुल पाक साफ बनाते हैं, कोई गलती नहीं बताते। इवन जब हम अपने क्लाइंट का टैक्स ऑडिट करते हैं, जब मेरे को रिपोर्ट बनानी पड़ती है, तो उस रिपोर्ट में बोलते हैं अपना ओपिनियन देना, तो भैया मैं उसमें साफ लिख देता हूँ, साफ, कि जितने रिकॉर्ड्स मिले, सभी लिखते हैं, जितने रिकॉर्ड मिले मैनेजमेंट ने दी, और उस पर हम अपनी रिपोर्ट जो है, जो भी हम रिपोर्ट बना रहे हैं, उनके मैनेजमेंट के जो हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल हुए हैं उसी बेसिस पे बना रहे हैं। क्योंकि कल को अगर इस कंपनी में कोई फ्रॉड निकलता है तो भैया सीए की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर सीए मिला हुआ पाया गया तो सीए भी गया। लेकिन सीए के लिए ये लिखा हुआ है कि भैया तू रीजनेबल एश्योरेंस तो दे ही सकता है, एकदम आंख बंद करके तो तू विक्रांत तिवारी की तरह गया नहीं था भूल भुलैया 2 की जगह पृथ्वीराज देखने। तेरे सामने कुछ बातें तो आई होंगी, तेरे को पता तो चला होगा पैसों की हेरफेर के बारे में,
इतनी तूने पढ़ाई करी, इतने साल तूने समर्पित करे सीए कोर्स में, इतनी तू मेहनत करता था, इतने तूने रिश्तेदारों के कमेंट खाए हैं कि तू सीए कर रहे हो, सीए कर रहे हो, कब तक करोगे सीए? तो भाई इतनी मेहनत से तू आया और तू अपनी डिग्री की इज्जत तो कर ले, पता तो लगा लेता थोड़ा बहुत। पर अगर तू नहीं पता लगा पाया तो तेरी गलती नहीं, पर एटलीस्ट तुझे रीजनेबल एश्योरेंस तो दे देनी चाहिए थी। किस चीज की एश्योरेंस देने आता है सीए? कि जो भी रिकॉर्ड मैंने चेक करे, जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने कंपनी का चेक करा, वो फ्रॉड और एरर से फ्री है, वो फ्रॉड और एरर से फ्री है। इसके क्या देता है वो? कंप्लीट एश्योरेंस। रीजनेबल। बच्चों एक बात मैं आपको बताऊं, डॉक्टर भी जब अपनी रिपोर्ट बनाता है, हवा नहीं आ रही क्या इसमें से? चेक करना, वहां पे खड़े होने का। जो डॉक्टर होता है वो भी अपनी रिपोर्ट में साफ लिख देता है कि हो सकता है कि कोई टेक्निकल एरर हो। रिमोट देना, रिमोट। हो सकता है कि कोई क्या हो, टेक्निकल एरर हो रिपोर्टों के हिसाब से मशीन में। हो सकता है मशीन में कोई टेक्निकल एरर आ गया हो जिससे कि किसी की एक्सरे या अल्ट्रासाउंड या उसका एमआरआई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। नीचे गया फिर चला तो क्या? पहले नहीं जाना था, मेरे देखने में चला गया। वाह कह। अब मुझे एक बार बताओ, तो एक तो सीए का पहला वो बताओ मुझे, पहला मेन ऑब्जेक्टिव जल्दी से क्यों आता है वो? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो कहाँ पे लिखा हुआ है, जो कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है ये वाला ऑब्जेक्ट? 200। ऐसे 200 क्या लिखा हुआ है सबसे पहले? कि वो एक रीजनेबल एश्योरेंस देने आता है कि भैया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता है, ट्रेडिंग, ये प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनियों के लिए जो मैंने आपको बताया था। सुनील सैनी जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से सेक्शन में? तो मैंने आपको मेन सेक्शन कौन सा बताया था और डेफिनेशन का सेक्शन कौन सा बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सर कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग शेड्यूल 3 में आता है, पार्ट फर्स्ट में। वो तो उसका फॉर्मेट है, वो तो उसका फॉर्मेट है। सेक्शन 228, सैनी जी ये कब सॉरी पढ़ा था? 229, 129 129 नहीं, 129 है, 129 है। 129, 129 जी, चलो आपने कम से कम एक ट्राई करा है, बढ़िया, अच्छा लगा। 129 जी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 128, 129 एक्यूरल के लिए 128 होता है, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए होता है। हाँ हाँ हाँ। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है कंपनीज एक्ट में? 2 ब्रैकेट में 220 220 में तो कंपनी के 220 में तो कंपनी डिफाइंड है दादाजी। 223। हाँ 223, बहुत बढ़िया, कुछ भी बोलते रहो। 223 नहीं आएगी सर, ये कुछ और है। 246 तो बच्चा नेट पे सर्च करना, 2 ब्रैकेट में 40, 240 240 2 ब्रैकेट में 40 अगर आप कभी भी देखेंगे नेट पे किताबों में, तो देखना जरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आना चाहिए। हाँ संदीप जी सर, यही है। तो प्लीज बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है यार? किसी का ना कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। 2263 नंबर से वो आ रहे हैं, फिर वो जा रहे हैं, और 11 कह रहे हैं वो हैंड रेस कर रहे हो, बेचारे वो तड़प रहे हैं एक तो। हाँ जी, एक बात बच्चों मुझे एक बात बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फिर से बताइए मेन सेक्शन कंपनीज एक्ट में। 240 129 129 होता है सर डेफिनेशन का, 240। सैनी जी बीच बीच में खतरनाक चीजें कर देते हैं। हाँ जी सैनी जी बिल्कुल सही। सैनी जी ऐसे नंबर 200 में लिखा हुआ है कि ऑडिटर आएगा और रीजनेबल एश्योरेंस देगा किस चीज की? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन 2 चीजों से फ्री है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की देगा सर कि वो सही है क्या है, अपने विवेक से तो फ्रॉड एंड एरर सर। कौन सी 2 उसमें चीजों कोई से एरर फ्री तो नहीं, है? कोई फ्रॉड तो नहीं। फ्रॉड और एरर। फ्रॉड और एरर में क्या फर्क है? एरर गलती से हो जाता है, मिस्टेक। फ्रॉड जानबूझ के किया गया है, वो फ्रॉड हो दिमाग जाता लगा है। के उसको षड्यंत्र रचा गया कंपनी के अंदर। बताओ सत्यम ने क्या फ्रॉड करा था? बताओ, कोई बच्चा बताओ, सत्यम कंपनी ने क्या फ्रॉड करा था? बुक्स में सत्यम एफडी का इंटरेस्ट। एफडी का इंटरेस्ट तो बात आपने बिल्कुल सही बात बोली, उन्होंने तो एफडी भी फर्जी दिखा रखी। अरे वो मतलब बैंक कुछ में दिखा दो एफडी तो सर। थी नहीं, बैंक में फिक्स डिपॉजिट थे ही नहीं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट दिख रहे थे और सीए ने साइन करे थे।
और सीए ने क्या करे थे? साइन। साइन करे थे। तो देखो मैं तो साफ बोलूंगा वहां फ्रॉड चल रहा था, लेकिन उसने फ्रॉड के ऊपर कोई रीजनेबल एश्योरेंस दी नहीं लोगों को। इसका मतलब उसने तो बोला सब कुछ सही है, उसने तो बोला ट्रू एंड फेयर है। फेयर। फेयर। Fair. उसको बोल दे, उसको जबकि एडवर्स रिपोर्ट देनी चाहिए थी, नेगेटिव रिपोर्ट। जैसे किसी बंदे को कैंसर है और रिपोर्ट में आ रहा है भाई तू तो बिल्कुल ठीक है एमआरआई में, उसने बोला मेरे पेट में बहुत दर्द होता है, पता चला लीवर में कैंसर था, लेकिन जब उसको एमआरआई निकाला या उसका क्या निकाला अल्ट्रासाउंड वगैरह करके तो उसमें आ रहा है सब नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। एक बंदे को हार्ट अटैक आ गया है, लेकिन जब उसका टेस्ट हुआ ईसीजी इकोग्राम पता नहीं क्या क्या होता है, सब में नॉर्मल नॉर्मल। कितनी गंदी बात, गलत बात है। ऑडिटर लिख रहा है सब कुछ पाक साफ है, वहां पता नहीं गंदगी चल रही सारी। बच्चों ध्यान से सुनिए, ये सब गड़बड़ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेट। यानी पहले तो तुम रीजनेबल एश्योरेंस लेके आओगे, ऑब्टेन करोगे, यानी पहले तो तुम रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करोगे कि फ्रॉड और एरर तो नहीं है, और उसके बाद तुम उसके ऊपर क्या करोगे? रिपोर्ट। टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक सीए की ऑडिट रिपोर्ट, एक सीए की ऑडिट रिपोर्ट किस किस के लिए यूजफुल होती है? कंपनी के शेयर होल्डर के लिए, कंपनी के शेयर होल्डर के लिए, कंपनी को जिन्होंने लोन दिया है उनके लिए, कंपनी के डेटर के लिए, कंपनी के क्रेडिटर के लिए, भारत सरकार के लिए। बाप रे बाप, किस किस के लिए यहाँ पता ही नहीं चल रहा कुछ, सब कुछ उसी पे डिपेंड है। बात को समझो। चलिए अब ये तो था ऐसे 200 क्या कहते हैं, एक बार ऐसे 200 रिवाइज कराओ। कौन से होते हैं दो मेन ऑब्जेक्टिव? To show the true and fair view of the financial statements. एक मिनट मैडम 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 मेरे को ये वाला बताओ ना। रीजनेबल Reasonable assurance. मैंने ऐसे नंबर 200 के अंदर के जो 2 पॉइंट लिखे, मुझे बस उतना चाहिए कि वो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड और एरर तो नहीं है। फ्रॉड और एरर दूसरा फाइनेंशियल to स्टेटमेंट report में financial statement. Report financial statement. जैसे डॉक्टर अपनी रिपोर्ट बनाता है एमआरआई उसकी सीटी स्कैन की, वैसे सीए बना। कितने प्रकार की रिपोर्ट होती है मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब जो आपकी किताबों में लिखा होता है बीकॉम की 11th की, उस हिसाब से भी मैंने लिख दिया, ठीक है? ये बीकॉम और 11th क्लास के हिसाब से कि ऑब्जेक्टिव 3 पार्ट में मैंने डिवाइड करे। ऑब्जेक्टिव कितने पार्ट में डिवाइडेड करा बच्चों? 3 पार्ट में। 3 पार्ट में। पहला प्राइमरी, मतलब जो सबसे मेन, दूसरा सेकेंडरी प्राइमरी के बाद, और बाकी मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब जो और भी चुटपुट थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सो मत यार संदीप, लाइट चमक रही है। अच्छा पता क्या क्या बहाने मारा आके बंदे, मैंने कहा आप सो नहीं रहे हो, लाइट चमकती है। अब देखो मेरी एक बात समझो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? 3। सबसे पहले जाओ और अकाउंट्स को वेरीफाई करो। अकाउंट्स को Verify. बच्चों वेरीफाई ऐसे तो होगा नहीं। वेरीफाई में तो ये होगा कि मेरे को किसी ने जर्नल एंट्री दिखा दी, तो आपको क्या लगता है जर्नल एंट्री पर भरोसा कर लूं मैं? नहीं, जर्नल एंट्री पे भरोसा कर लूं मैं ऑडिट पे गया और अकाउंटेंट संदीप सेमवाल है। संदीप सेमवाल ने मुझे पहली एंट्री चेक कराई, हमने रेंट दिया, मैंने कहा एंट्री क्या है? रेंट टू कैश। कितना? 5000। फिर दिखा रहा है। हमने अगले महीने फिर रेंट दिया, मैंने कहा एंट्री क्या है? रेंट टू कैश। मैंने कहा यार एंट्री बहुत अच्छी करते हो यार तुम, एंट्री तुम्हारी सारी सही है। कह रहे सर ऑडिट हो गया ना मेरा, सर ऑडिट हो गया ना मेरा। अबे रेंट एग्रीमेंट तो देख लो सोनू पांडे जी, बिना रेंट एग्रीमेंट देखे तुम रेंट चेक करके आओगे क्या भैया? नहीं सर। संदीप मुझे एंट्री दिखा रहा, तो मैंने ना सैलरी पे करी थी स्टाफ की, मैंने अकाउंटिंग करी है उसकी, सैलरी जा रही है 50-50 हजार रुपए महीने सैलरी जाती है। मैंने कहा यार एंट्री दिखाना यार, एंट्री बिल्कुल सही है तुम्हारी, तुम्हारे फंडे बहुत क्लियर है, तुम्हारे बेसिक बहुत अच्छे हैं यार। संदीप कह रहा सर मेरा ऑडिट हो गया ना सर। अबे मेरी बात सुन, सैलरी रजिस्टर लेके आ और सारे के सारे वर्कर्स के साइन चेक करा मुझे कि सबके पर्चियों पे साइन है कि नहीं, जिन जिनको सैलरी मिली। इसके छुट्टी मारना भाई के, आ रही है बात समझ में? संदीप भाई ने मुझे क्या करा, संदीप भाई ने मुझे एक एंट्री चेक कराई कि देखो सर ये सेल की एंट्री। तो भाई मेरी ड्यूटी बनती है मैं जीएसटी रिटर्न निकालूं, पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स की रिटर्न निकालूं और वहां देखूं सेल कितनी चढ़ाई हुई है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की रिटर्न में, अगर है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। रेंट अगर पे करा है तो 10,000 से ऊपर एक दिन में एक बंदे को 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट अलाउड नहीं है। ये सब बातें कौन ध्यान रखता है वहां पे जाके? ऑडिटर। तो क्या ऑडिटर क्या हलवा पूरी है? अकाउंटेंट का काम हो रखा तो तुम जाके वहां मजे लेके आ गए? हाँ
सारे इनकम टैक्स के सेक्शन, सारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन को ध्यान में रखोगे और उसके अकॉर्डिंग वहां पे देखोगे अकाउंटिंग उस हिसाब से हुई है क्योंकि अकाउंटेंट और सीए में यही फर्क है। देखो अकाउंटेंट और चार्टेड अकाउंटेंट में फर्क अगर आपको समझना है तो ये फर्क है कि चार्टेड अकाउंटेंट इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, सारे एक्ट को मिला के अकाउंटिंग चेक करेगा। हाँ या ना बोलिए। यस सर। जैसे कई बच्चों को पता नहीं कि अगर साल भर में 2,40,000 रुपए से ऊपर अगर आप किसी को किराया पे करते हो बिजनेस पर्पस के लिए तो आपको टीडीएस काटना पड़ता है। अब वो मुझे कह रहा सर मैंने ना पूरे साल में सर रेंट पे करा। मैंने कहा कितना करा? 5 लाख रुपए करा सर हमने बिल्डिंग का रेंट पे। और यार भाई मैंने मजा आ गया है, रेंट एग्रीमेंट दिखाना, सच में 5 लाख रुपए का था। कह रहा सर देखो ना 5 लाख रुपए का है। मैंने यार बहुत बढ़िया यार, मतलब यार भाई मजा आ गया, एंट्री भी सही है यार आपकी, एग्रीमेंट के हिसाब से भी 5 लाख का बिल्कुल सही। सर मेरा ऑडिट हो गया ना सर। अब क्या होगा? क्या गलती बताओगे आप उसको? टीडीएस नहीं काटा। टीडीएस नहीं काटा। भाई साहब टीडीएस काटना पड़ता है, इसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। सेक्शन होता है 194 के अंदर, आईबी वगैरह के अंदर मेरे हिसाब से ये आईबी नहीं सॉरी आई 194 आई के अंडर टीडीएस कटता है। एक अमाउंट होती है उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना पड़ता है। ये काम ऑडिटर का है। कह आप देखते हो कि हमारे ऑफिस में संदीप भाई अकाउंटिंग करते हैं लेकिन उसके बाद उसमें हाथ मारना पड़ता है क्योंकि उसका क्या करना पड़ता है? फिर ऑडिट करना पड़ता है। संदीप भाई की गलतियां पता है आपको? कोई गलती बताओ अकाउंट्स में बच्चों को कि संदीप भाई कैसे प्रकार की गलती ज्यादा करते हैं वो ऑफिस में अकाउंटिंग में, बताओ तो कह रहे ये बताओ कि सही कौन सा है, वो बता दूंगा बच्चों को। अबे मजाक कर रहे हैं, संदीप भाई बहुत अच्छा काम करते हैं। अब बच्चों मैं ये बोल रहा था कि अगर कोई बंदा ऑडिट करने जा रखा है तो वो सिर्फ अकाउंट्स चेक करेगा या उन्हें वेरीफाई करेगा? वेरीफाई करेगा सर, वेरीफाई करेगा अकाउंट्स के सर साथ साथ वेरीफाई भी करेगा। वेरीफाई कैसे करेंगे? सबूतों के साथ। वो रूल रेगुलेशन इनकम टैक्स और कंपनी एक्ट 2013। क्या बात है सैनी जी, क्या बात है, ऊपर कहाँ देख रहे हैं? मैं कुछ ऐसे तो नहीं आप भगवान को कह रहे हो, भगवान हमें बचा लिया, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले अकाउंट्स को वेरीफाई करेंगे, बैलेंस शीट को देखेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, बैलेंस शीट में देखेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं है। भैया और तीसरा, हाँ जी, इसमें जो ये वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स वाला है, जो हम परचेज बुक, सेल्स बुक, वो सारी चीजें चेक करते हैं, जीआरए वगैरह जो होता है, वो इस वेरिफिकेशन नहीं आता है। आपने पढ़ा है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन? हाँ वाउचिंग ही बोल रहे सर। हाँ, वाउचिंग में तो वाउचर चेक होते हैं नॉर्मल, आपके कागज वागज हल्के फुल्के चेक हो गए। वेरिफिकेशन में आप सबूत देखते हो कि वो एसेट है भी कि नहीं है। कागज सारे मंगा, लोन एग्रीमेंट, लोन है तो लोन एग्रीमेंट भी मंगाते हो आप साथ में, एसेट्स है तो एसेट्स को फिजिकल वेरीफाई करके भी आते हो आप। मैंने ज्यादा डिटेल में अभी नहीं बताया, मैंने सिंपल बताया कि सबूतों के साथ चेक होगा बस। उसके बाद आता है बैलेंस शीट दिखाती है ट्रू एंड फेयर व्यू, ये आपको बताना है। और प्रॉफिट एंड लॉस दे रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू, आपको ये भी बताना है। सैनिक इसमें करेक्ट बच्चों, इसमें वर्ड करेक्ट नहीं है क्योंकि करेक्ट वर्ड लिख दूंगा तो इसका मतलब आप बोल रहे हो सब कुछ सही है, जबकि ऑडिटर की खुद की भी कुछ लिमिटेशन होती है उसमें कुछ। इसको भाई को छुट्टी मार दो जरा। जैसे ऑडिटर क्या करता है कि वो ये भी देखता है कि भाई, मतलब ऑडिटर के क्या होता है ना, उसको अपना टाइम भी देखना पड़ता है कि क्या वो सारा चेक कर सकता है कि नहीं। कोई बच्चा मुझे बता सकता है जब ऑडिटर सारी चीजें चेक नहीं कर पाता तो वो कौन सी ऑडिट टेक्निक इस्तेमाल करता है? जब ऑडिटर सारी चीजें चेक नहीं कर सकता, जब ऑडिटर को पता। हाँ जी, टेस्ट चेकिंग। एक बार फिर से जो आपने बोला वंदना जी। टेस्ट चेकिंग। मेरे को ना फिर से आवाज है, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे आप तेज, मेरी तरह जो मैं चिल्लाता हूँ गला खराब कर दिया। टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग बिल्कुल सही बात है, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ सैम्पलिंग। टेस्ट चेकिंग भी अच्छा वर्ड है, टेस्ट चेकिंग भी अच्छा वर्ड है, मना नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मेरे पास 100 ट्रांजेक्शन है तो 100 में से मैंने 5 उठा, 100 में से मैंने 5 उठा। अगर वो 5 की 5 सही है तो मैं 100 को भी सही मान लूंगा, और अगर 5 की 5 में गड़बड़ है तो मैं फिर मैं सारी चेक करूंगा अंदर जाकर। तो भगवान ना करे कि वो सारी गलत, तब तो ऐसा लगेगा भाई बहुत गड़बड़ है। तो सैम्पलिंग टेक्निक आदमी तब इस्तेमाल करता है जब उसके पास समय की कमी होती है। सैम्पलिंग बहुत सारे तरीके की होती है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल वे में होती है, वो स्टैटिस्टिक्स के तौर पे होती है। उस बारे में तो भैया मेरा भी हाथ तंग है, मैथ्स और स्टैट्स के बारे में तो माफी कर दो। मुझे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक बार आपको रिवाइज कराना है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव 3 पार्ट में डिवाइडेड थे। वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही है, और प्रॉफिट एंड लॉस ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं।